आप सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मैं वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। तो आज का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये हमारे एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, तो मैं बता दूँ कि ये क्वेश्चन कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। बस आपको पता इसलिए नहीं है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। अगर पढ़ा होगा, इसमें कहा गया कौन सी वृद्धि में विकास विकास आपके चैप्टर में नहीं है। बच्चों का विकास था कि नहीं था, उसमें विकास है डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। आज सोशोलॉजी पढ़ेंगे तब जान पाएंगे कि बच्चे का जो विकास होता है कौन से सिद्धांत होते हैं। तो आप जो पढ़े नहीं हैं तो इसलिए लग रहा होगा कि आपको ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन सिलेबस में कुछ नहीं है। जो ये क्वेश्चन हम कराते हैं ये कहीं नहीं कहीं आपके यूपी ट्रिपल का जो एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप करते ईमानदारी के साथ क्वेश्चन करते रहिए। मैं आपको बता दूं 100 क्वेश्चन तो आपके मैं अपने यूट्यूब चैनल पर 100 क्वेश्चन तो ऑलरेडी करा रहा हूं। 100 क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में आना है। साथ ही साथ आज से मैंने 2 दिसंबर से आज से मैंने जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी कराना स्टार्ट कर दिया हूँ कि जैसे आपके सिलेबस में पहला जो हमारा चैप्टर था मुख्य सेविका की भूमिका में जिम्मेदारी, तो उसके से आज जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं हमने आज वीडियो अपलोड कर दिया है। आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर था परिवार विवाह वाला, तो उसमें भी आज हम कल उसको एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे। तो ऐसे हम थ्योरी का रिविजन करवा रहे हैं। नंबर 1 थ्योरी का रिविजन भी करवा रहे हैं, आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। फिर ये जो हमारी वीडियो लेकर आते हैं ऐसी वीडियो, ये वीडियो हमको जहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं उस क्वेश्चन करवाते हैं। और हमारा चौथा हमारा थ्योरी का रिवीजन भी चल रहा है। तो सब कुछ चल रहा है, सब कुछ अच्छे से कवर हो रहा है। आप यकीन मानिए अगर एक भी वीडियो देखना बंद नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का ही तय मान लीजिए कि मैं कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटने नहीं दे रहा हूँ। ठीक, आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा है, तो हमारा वर्गीकरण का जो सिद्धांत है ये हमारा वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि अधिकतम अधिकतम विकास होता है, यानी कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बाल्यावस्था, बी है शैशवावस्था। इसको थोड़ा हम जूम करेंगे क्योंकि इसमें हाइड है थोड़ा। तो किशोरावस्था एंड प्रौढ़ावस्था जो विकास होती है, बुद्धि का विकास हमारी क्या होती है किशोरावस्था में होती है। जब हम 18-20 साल के हो जाते हैं तो हमारी जो बुद्धि होती है बहुत तेज़ से ग्रोथ करती है। तो किशोरावस्था में बुद्धि का विकास अपने पीक पे होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, किशोरावस्था में। नेक्स्ट है विकास का सिर पदाभिगुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार से आगे बढ़ता है। पाद विमुख मतलब कि सिर से पैर के ऊपर, पद माने होता पैर, तो पाद विमुख यानी मुख की ओर। तो ऑप्शन नंबर सिर से पैर यानी कि सिर से पैर की ओर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पाद विमुख यानी पाद की ओर यानी कि सिर से पैर की ओर, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डॉट डॉट नमूने का अनुगमन करती है। किसका करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए है अव्यवस्थित, बी हमारा है अप्रत्याशित, सी हमारा है क्रमबद्ध और व्यवस्थित एंड डी हमारा एड़ी से चोटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शैशवकाल की अवधि क्या होती है। जो हमारी शैशवावस्था होती है उसकी अवधि क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है जन्म से 1 वर्ष तक, बी है जन्म से 2 वर्ष तक, सी है जन्म से 3 वर्ष तक एंड डी हमारा है 2 से 3 वर्ष तक। जो शैशवावस्था की समय टाइम होता है हमारा होता है जन्म से लेकर जो 2 वर्ष का समय होता है हमारा शैशवकाल कहलाता है। तो उसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, शैशवकाल में हमारा संवेगात्मक विकास होता है। कौन सा विकास होता है, संवेगात्मक विकास शैशवकाल में देखने को मिलता है। शैशवकाल की अवस्था में संवेगात्मक विकास होता है और इसमें जो बच्चा होता है वो अपने माता पिता पर आश्रित होता है। कैसे आश्रित होता है कि अगर बच्चा 1 साल का है तो क्या अपने हाथ तो खाना बनाएगा नहीं, ना अपने हाथ खाना खा पाएगा। ठीक, टोटल वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है, अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड होता है। इसीलिए शैशवकाल की अवस्था कहते हैं और इसमें जो संवेगात्मक विकास देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारण क्या है, यानी कि अंदर से हमारा कारण कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर है अनुवांशिक, बी है बुद्धि, सी है भावात्मक एंड डी हमारा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ बोला गया आंतरिक, अंदर मतलब हमारे अंदर कौन कौन से कारण होते हैं, जैसे जैविक एवं रासायनिक कारण हो गया, ठीक है, भावात्मक कारक हो गया, सामाजिक प्रकृति कारक हो गई। तो इसमें हमारा अनुवांशिक भी हो जाएगा, बुद्धि भी हो जाएगी, भावात्मक भी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि ये सब हमारे में आंतरिक कारण होते हैं वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले। नेक्स्ट क्या है,
निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? किसमें घटित होता है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में घटित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिशुओं और बच्चों में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? शिशुओं और बच्चों में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? अगर वृद्धि होती है तो उनका क्या होगा? वजन भी बढ़ेगा। अगर बच्चा कोई छोटा है या बच्चा कोई बढ़ रहा है तो उसका क्या होगा? बच्चा अगर शारीरिक वृद्धि उसकी हो रही तो उसका वजन भी बढ़ेगा, उसकी आंतरिक अंगों की बढ़ेगी, उसके हाथ पैर बढ़ेंगे, वजन भी बढ़ेगा, ठीक है, उसका दिमाग भी बढ़ेगा। तो इसमें जो देखने को मिल रहा है कि शिशुओं और बच्चों में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? उसका वजन भी बढ़ेगा, भाई छोटा बच्चा था बड़ा होगा तो उसका वजन भी बढ़ा, लंबाई भी बढ़ेगी, आंतरिक अंगों का मतलब पहले बच्चे का पेट छोटा था, लीवर छोटा था, जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसका लीवर बड़ा हो गया, फेफड़ा बड़ा होगा, किडनी बड़ी हो गई, सब कुछ बड़ा हो गया क्योंकि उसका शारीरिक विकास भी हो रहा है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सब कुछ बढ़ता है। नेक्स्ट क्या है? शिशुओं और बच्चों में विकास होता है, कैसा विकास होता है? ऑप्शन नंबर ए है मात्रात्मक परिवर्तन, बी हमारा गुणात्मक परिवर्तन, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो बच्चों में विकास होता है वो हमारा गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार का विकास देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बच्चों की वृद्धि एवं विकास में काम आने वाला सहायक कारक नहीं है, पूछा है। कौन सा नहीं है? देखो बच्चों की जो वृद्धि, ये सारे क्वेश्चन भाई देखो जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं आपके डेवलपमेंट से, बच्चे के डेवलपमेंट से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि आउट ऑफ सिलेबस है। भाई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आप पढ़े नहीं हैं इसलिए आपको लग रहा है। ये सारे क्वेश्चन वृद्धि एवं विकास के चैप्टर से हमने ढूंढ ढाड़ के कहीं से लाता हूँ तब आपको करवाता हूँ। आसान नहीं है वीडियो बनाना। वीडियो बनाओ उसके बाद अगर कोई इधर उल्टा सीधा कमेंट करता है तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा हर्ट होता है, क्योंकि हम क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं, वो चाहे जिस टॉपिक से हो चाहे जहाँ से, क्योंकि एक बुक नहीं कम से कम 10-15 बुक को पढ़ना पड़ता है कि कहीं से क्वेश्चन ऐसे मिल जाएँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हों। ठीक है, ये हमारे जो क्वेश्चन है जनरली ये हमारे वृद्धि एवं विकास से संबंधित बच्चे का कोई शारीरिक या मानसिक जो भी विकास होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों का जो वृद्धि एवं विकास में काम आने वाला सहायक कारक नहीं है, पूछा है। यानी कि जो वृद्धि एवं विकास में कौन से कारक काम आते हैं? हार्मोन काम आते हैं। हार्मोन जो होंगे तो ही बच्चों को क्या होगा? उसमें वृद्धि में सहायक होंगे। पोषण अगर बच्चे का सही से होगा, खान पान अच्छा रहेगा तो वो बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का अच्छे से विकास होगा। पारिवारिक प्रभाव, यानी कि परिवार में बच्चा जिस परिवार में रह रहा है उसका भी फर्क पड़ता है, उसके शारीरिक विकास पर, उसके मानसिक विकास पर, उसके सामाजिक विकास पर, उसके भाषाई विकास पर। कहने का मतलब है अगर बच्चा गांव में रहता तो वहाँ की उस प्रकार की लैंग्वेज सीख जाता है, अगर शहर में रहता तो उस प्रकार की लैंग्वेज सीख जाता है। अगर मम्मी पापा उसके गरीब हैं तो कम उसका पोषण होगा तो उसका दिमाग कमज़ोर रहेगा, अगर हेल्दी फैमिली में है तो उसका अच्छा से केयर होगी, अच्छे से उसका स्वास्थ्य रहेगा। तो परिवार का भी असर पड़ता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चे का राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसलिए मतलब नहीं होता कि बच्चा 4-5 साल या 10 साल का होता है तो ना तो वोट देने का अधिकारी होता है, ना उससे मतलब कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, कोई मतलब नहीं। उससे खाना पीना टहलना और पढ़ना होता है। नेक्स्ट हमारा, शिशुओं में अस्थायी दांत निकलने की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? अस्थायी दांत निकलने की प्रक्रिया जो होती है कब से प्रारंभ होती है? तो ये हमारी 6 से 8 माह के मध्य। आपने देखा होगा जो बच्चा होता है आपके घर में, छोटा बेबी हो, नवजात बेबी हो, जब बच्चा 6 या बच्चा या बच्ची, लड़का या लड़की कोई भी हो, अगर वो 6 माह तक हो जाती है तो उसके 2 दांत ऊपर निकलते हैं। सबसे पहले हमको लगता है ऊपर दांत निकलते हैं और 2 निकलते हैं, और ये हमारे अस्थायी दांत होते हैं, यानी कि ये कुछ समय बाद अपने आप गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, उसके बाद हमारे परमानेंट दांत निकलने हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? शिशुओं में क्रियात्मक प्रणाली की मोटर पैटर्न का विकास किस स्तर में होता है? जो मोटर डेवलपमेंट मैंने पढ़ाया था, ठीक, क्रियात्मक प्रणाली मैंने पढ़ाई थी, क्रियात्मक विकास मैंने पढ़ाया था जो थ्योरी क्लास में, वहाँ से अच्छे से बताया गया कि जो शिशुओं में क्रियात्मक प्रणाली का विकास होता है वो किस स्तर में होता है। तो हमारे जो बच्चे 9 से 10 माह के बच्चे जो हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्रियात्मक प्रणाली का विकास होता है। क्रियात्मक मतलब क्या है? बच्चे क्रिया करके कोई चीज़ पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? क्रियात्मक मतलब होता है बच्चे पकड़ के चलना स्टार्ट करते हैं। मान लो बच्चा अगर ज़मीन बैठा है, बगल में चेयर है, तो उस पर चेयर का सहारा लेकर बच्चे खड़े होकर चलना स्टार्ट करते हैं। वही हमारा होता है क्रियात्मक प्रणाली, या क्रियात्मक प्रणाली में उसका विकास हो रहा है। दूसरा, बच्चा पलथी मार के बैठा है, ठीक है, खेलते समय पलथी मार कर बैठना, मतलब बच्चा खेल रहा है और पलथी मार के बैठ गया तो वो हमारा क्रियात्मक विकास के अंडर आया, यानी कि क्रिया कर रहा है, क्रियात्मक प्रणाली है उसकी, क्रिया करके। और मतलब बच्चा देखा होगा, आप घर में जब नहीं देखा होगा, बच्चा अगर गेंद खेल रहा है तो बच्चा जब गेंद को फेंकता है तो आगे झुक जाता है। तो झुक इसलिए जाता है कि क्या उसका विकास हो रहा है, क्रियात्मक विकास हो रहा है, क्रिया करके गेंद को मार रहा है, क्रिया कर रहा है, काम कर रहा है।
चेयर को पकड़ के खड़ा हो रहा है तभी क्रिया कर रहा है। तो ये हमारा क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आता है। और ये जो हमारी अवस्था होती है ये 9 से 10 माह के बच्चों में देखने को मिलती है, क्योंकि 9 और 10 माह का जो बच्चा होता है वो पकड़ कर किसी शख्स चीज़ का सहारा लेकर खड़ा होकर या चलना स्टार्ट कर देता है। तो ये हमारा जो देखने को मिलता है 9 से 10 माह के बच्चे के ऊपर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से किस कारक के कारण शिशुओं का शारीरिक विकास मंद हो जाता है, किस कारण के कारण? तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी के, कि रोग, अंतःस्रावी ग्रंथि और भौतिक वातावरण ये हमारे बच्चे के शरीर को प्रभावित करती हैं। और अगर किसी मान लो किसी बच्चे को रोग हो गया तो उसका विकास नहीं होगा, शारीरिक मानसिक दोनों नहीं होगा। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अगर किसी चीज़ के कारण उसकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ प्रभावित होती हैं तभी बच्चे का विकास मंद हो जाएगा। और भौतिक वातावरण यानी कि जहाँ जिस स्थान में बच्चा रह रहा है वहाँ का भौतिक वातावरण कैसा है, वहाँ का सोशल एटमॉस्फेयर कैसा है, कहीं ऐसी जगह तो नहीं रह रहा है जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा हो, तो इस चीज़ों का फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सभी फैक्टर होते हैं विकास, जो बच्चे के शारीरिक विकास को मंद कर देते हैं, धीमा कर देते हैं। नेक्स्ट है, शिशुओं के क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक इनमें से क्या नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए शारीरिक बनावट, बी है प्रसन्नता, सी है प्रशिक्षण एवं अभ्यास, एंड डी हमारा पोषण। तो प्रसन्नता नहीं है, बाकी शारीरिक बनावट, प्रशिक्षण, पोषण ये हमारे प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। लेकिन जो हमारा प्रसन्नता है ये कोई कारक नहीं होती, ये एक फील होता है, मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है, जन्म के समय सामान्यतः स्वस्थ बालक शिशु का जो भार होता है वो लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम, 3.5 किलोग्राम होता है। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। इसके क्वेश्चन का हम आंसर इसलिए नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ आंसर जो नीचे लिखे थे वो थोड़ा गलत थे, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा है 2.5 से 3.5 किलोग्राम वजन का होता है बच्चा। ठीक, सामान्यतः शिशु का जो भार होता है वो हमारा 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलोग्राम तक होता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का यही आंसर है। नेक्स्ट है जी, थोड़ा इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है कि जी, ठीक है, GOBI का फुल फॉर्म अभियान, पहले तो उसका फुल फॉर्म जानेंगे किसका फुल फॉर्म है क्या। तो जी फॉर हमारा होता है ग्रोथ, लिख लीजिए आप, जी फॉर ग्रोथ, O फॉर ओरल रिहाइड्रेशन, B फॉर ब्रीथ फंक्शन, ब्रेस्ट फीडिंग, B फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एंड I फॉर इम्यूनाइजेशन, यानी कि इम्यूनाइजेशन। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है GOBI का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जी फॉर ग्रोथ, O फॉर ओरल रिहाइड्रेशन, B फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एंड I फॉर इम्यूनाइजेशन, I फॉर इम्यूनाइजेशन। आप इसको लिख लीजिए, कहीं आपको एग्जाम में देखने को न मिल जाए कि GOBI का फुल फॉर्म क्या होता है। अब देखो GOBI अभियान किसके द्वारा चला जाता है? तो ये हमारा अभियान जो होता है ये हमारा यूनिसेफ द्वारा चला जाता है, यूनिसेफ द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, यूनिसेफ करता क्या है? यूनिसेफ ये करता है कि विश्व में जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनके किसी बीमारी से पीड़ित हैं या उनके स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होता है हमारा यूनिसेफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी ने GOBI अभियान चलाया था, GOBI अभियान। नेक्स्ट है, रोड टू हेल्थ इंगित करता है। जो रोड टू हेल्थ है वो किसे इंगित करता है? ऑप्शन नंबर ए है संतुलित आहार, बी है बच्चों की शारीरिक वृद्धि, सी है परिवार का स्वास्थ्य, एंड डी हमारा बच्चे की शिक्षा। तो जो रोड टू हेल्थ है, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो रोड टू हेल्थ है इस किस चीज़ को इंगित करता है। आपको चाहे क्वेश्चन गलत हो चाहे सही हो, आप उस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल पर अगर नए हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किशोर बालक बालिकाओं में टी वार्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल की डोज कितनी दी जाती है? यानी कि किशोर बालक बालिकाओं में डी वार्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल की कितनी डोज दी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 400 मिलीग्राम ODHS, 400 मिलीग्राम ODHS। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था। कल हम आपको फिर प्रोवाइड कराएंगे वही चैप्टर MCQ टाइप जो हमारे कल चल रहे हैं, और चैप्टर वाइज कल MCQ आपका रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए यूट्यूब चैनल नाम जो कलर है चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।